हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अनिरुद्ध सिंह राठौर। और जो सर्वेइंग की लेक्चर सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ द सर्वेइंग। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं अनअकैडमी के बारे में। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ईएससी, अनअकैडमी कैन बी एंड विल बी योर परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर गेट एंड ईएससी प्रिपरेशन। देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले तो हमारा एक बैच लॉन्च हो रहा है। दो बैचेस लॉन्च हो रहे हैं बेसिकली। एवॉल्व बैच इज फॉर गेट 2022 एंड एसेंट बैच इज फॉर गेट 2023। तो गेट जो अगले साल देना चाहते हैं 2022 में, उनके लिए भी बैच शुरू हो रहा है। और उसके अगले साल 2023 में जो गेट देना चाहते हैं उनके लिए भी बैच शुरू हो रहा है। इस बैच में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th ऑफ जून। 9 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर पढ़ाएंगे जसपाल सर, दुष्यंत सर, कृष्ण प्रकाश सर, अनिरुद्ध यानी मैं, then Abhishek sir and Shobit sir. So we all will be teaching in this batch. इसके साथ ही अनअकैडमी ने मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सेट्स प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च की है। ये स्पेशल क्लासेस में करवाई जाएगी एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे फॉर गेट। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है, दीज आर क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स एट अनअकैडमी। सो इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उन्होंने ही ये क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। सो दीज विल बी फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट। 10,000 क्वेश्चंस will be practiced for each and every branch, and you can use the code AS Rathore if you want to take the benefits for free of cost. Then यहाँ पर जसपाल सर ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, that is for engineering services examination, and this is the schedule of the test. तो ये आप शेड्यूल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं क्या क्या डेट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं ना। अनअकैडमी अगर आपको ज्वाइन करना है तो दो कोर्सेज हैं यहाँ पर, दो तरह की सब्सक्रिप्शन। एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन है और एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलता है, साथ ही साथ क्रैश कोर्सेज भी मिलते हैं, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है। लाइव क्लास के अंदर आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो। हर जो चौथा लेक्चर होता है, 3 लेक्चर के बाद एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग लेक्चर भी होता है। देन इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाया जाता है और रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी इसी के अंदर आपको मिल जाता है। तो ऑल दीज बेनिफिट्स यू विल गेट इन प्लस। प्लस के अंदर ये सारे बेनिफिट्स हैं। आइकॉनिक इससे और ज्यादा एडवांस है और ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके अंदर प्लस के तो सारे बेनिफिट्स हैं, प्लस कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको पर्सनल कोच मिलेगा, आपके स्टडी प्लान है, पर्सनल कोच हमेशा गाइडेंस के लिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए, आपको मोटिवेट करते रहने के लिए। अगर आपके पास कोई पर्सनल कोच है जो आपको लगातार मोटिवेट करता रहता है तो आप अपनी स्टडी से ज्यादा डाइवर्ट नहीं होते हो, राइट। तो पर्सनल कोच विल बी हेल्पफुल। देन स्टडी प्लानर, डेडिकेटेड आपके लिए डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी रहेंगे, जैसे 24/7 अगर कभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप में डाल सकते हो। तो कुछ लोग डेडिकेटेड हैं सिर्फ डाउट क्लियरिंग के लिए, सो योर डाउट विल नॉट बी मिस्ड, राइट। देन वी हैव स्टडी बूस्टर सीरीज। स्टडी बूस्टर सेशंस बीच बीच में आते रहेंगे। एंड पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, आप कोई भी टेस्ट देते हो तो आपका पर्सनल एनालिसिस रहेगा कि कौन से एरियाज वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, कहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ एडिशनल ये वाले बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 1 ईयर की फीस है 50,250 रुपीज एंड 2 years फीस is 74,000 रुपीज। बट यू डोंट हैव टू पे दिस मच अमाउंट, यू कैन यूज कोड AS Rathore, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड 1 year plan will be for 45,225 and 2 years plan will be for 66,600 rupees. अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हो अनअकैडमी प्लस, देन फॉर अनअकैडमी प्लस 1 ईयर फीस इज 30,250 रुपीज, 18 मंथ्स की है 38,500 एंड 1 ईयर 2 इयर्स की है 44,000 रुपीज। बट यू डोंट हैव टू पे दिस मच, यू कैन यूज द कोड AS Rathore अगेन एंड यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट। तो ये आपके रिस्पेक्टिव प्राइसेस हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा लेसन, एरर्स एंड एक्यूरेसी। तो एरर्स एंड एक्यूरेसी के अंदर हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस तो पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हम सोर्सेज ऑफ एरर्स भी पढ़ चुके हैं। इन टुडेस क्लास वी विल सी टाइप्स ऑफ एरर्स, वेटेड ऑब्जर्वेशंस एंड थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये 3 टॉपिक्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स में। देखो, जब भी आप सर्विंग करते हो आपको पता है कि कभी भी जब आप मेजरमेंट करोगे आपका ट्रू वैल्यू या ट्रू मेजरमेंट
फॉर्मेट कभी नहीं आएगा, देयर विल बी सम एरर्स इन दैट। अब देखते हैं कि जब एरर आएगा उसके अंदर तो कितने तरह के एरर हो सकते हैं, है ना। जो एरर है वो, उसको अगर डिवाइड करें, कोई भी एक टोटल आपने मेजरमेंट लिया तो टोटल एरर इतना आया, लेकिन उस एरर में भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप के एरर्स का रहेगा। तो वो देखते हैं क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज मिस्टेक या ब्लंडर या फिर ग्रॉस एरर। मिस्टेक क्या होगी? मिस्टेक एक ऐसी चीज है जो कि आपके इनअटेंशन की वजह से या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से या फिर टायर्डनेस की वजह से, थकान की वजह से आप सही रीडिंग नहीं ले पाए। तो या तो सही रीडिंग नहीं ले पाए या फिर आपने बोला किसी को कि 14.8 है, 14.8 मीटर है, अब उसका ध्यान कहीं और, तो उसने लिख दिया 40.8 मीटर। ठीक है, तो इस तरह की गलतियों को ब्लंडर्स कहते हैं या फिर इनको हम मिस्टेक कहते हैं या फिर क्रॉस एरर कहते हैं। तो ये बहुत ही प्रीटी ऑब्वियस है कि ये वाला जो एरर होगा ये काफी बड़ा होगा, लार्ज साइज का एरर होगा, और इसको स्पॉट करना काफी इजी होगा। अगर आप सारी की सारी ऑब्जर्वेशन देखोगे, एक ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा अलग हटके से दिखाई देगी, तो आप आसानी से उसको पकड़ पाओगे और उसको फिर हटा दोगे अपने ऑब्जर्वेशन के सेट से। तो मिस्टेक, ब्लंडर किस वजह से होते हैं? एक्सपीरियंस नहीं है उस वजह से, अटेंशन नहीं दे रहे हो आप उस वजह से, या बहुत ज्यादा थकान है, या फिर सिर दर्द हो रहा, फीवर हो रहा है, या इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से आप इस तरह के मिस्टेक्स या ब्लंडर्स कर देते हो। तो लिख लेते हैं इनके बारे में। लेट अस राइट डाउन, these are caused by these are caused by inexperience, inattention, tiredness or carelessness of observer, carelessness of observer। यहां पर आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, these are easy to identify, as their magnitude is relatively large। ठीक है, तो इनको आसानी से आप स्पॉट कर सकते हैं क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होता है। तो इस तरह की गलतियों को कहते हैं मिस्टेक्स और ब्लंडर और ग्रॉस एरर। नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टमेटिक एरर या क्यूमुलेटिव एरर पे। तो सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये सिस्टमेटिक है, यानी कि कोई ना कोई लॉ या रूल को फॉलो करेंगे। तो अगर कोई एरर है जो किसी लॉ को या किसी रूल को फॉलो कर रहा है, तो उस लॉ के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका नेचर होगा। नेचर मतलब ये पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर होगा। तो किसी अगर पर्टिकुलर चीज की वजह से अगर सिस्टमेटिक एरर हो रहा है तो उसका नेचर और मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशन। सेम सेट ऑफ कंडीशन के अंदर उसका नेचर और मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज, तो अगर स्टैंडर्डाइजेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड में अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो चेन की लेंथ ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चेन की लेंथ अगर ज्यादा लंबी हो गई तो आप पहली चेन लेंथ मेजर करोगे, दूसरी करोगे, तीसरी करोगे, चौथी करोगे, जितनी भी चेन लेंथ आप मेजर करोगे सब में सेम साइज ऑफ एरर आएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। कंडीशन कांस्टेंट वाली टर्म यहां पर अप्लाई होगी। तो अगर सेम टेम्परेचर है तो सेम एरर, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर आएगा हर बार, और हर बार सेम नेचर भी आएगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव एरर है तो हर बार पॉजिटिव आएगा और लगभग सेम मैग्नीट्यूड ही आएगा, ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड विल बी देयर। अगर नेगेटिव एरर है तो हर बार नेगेटिव आएगा और सेम मैग्नीट्यूड का आएगा। ना इनको क्यूमुलेटिव क्यों कहते हैं? अभी तक आप समझ गए हो कि क्यूमुलेटिव मतलब एडिटिव, कि पहले वाले में अगर पॉजिटिव एरर है तो दूसरे वाले में उतना ही पॉजिटिव एरर और हो गया, तो दोनों के एरर ऐड हो गए, क्यूमुलेटिव हो गया। तीसरे वाले में भी उतना ही सेम एरर हुआ जो हर बार आ रहा है। तो जितनी बार भी हम मेजरमेंट लेते जाएंगे उतनी बार ये एरर ऐड होता जाएगा, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर। तो सिस्टमैटिक एरर और क्यूमुलेटिव एरर, इनके बारे में आप समझ गए होंगे, तो इनके बारे में लिख लेते हैं। So these errors arise due to
known reasons such as temperature change, कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से भी, कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड रिफ्रैक्शन। तो ये सारे के सारे क्यूमुलेटिव एरर होंगे या सिस्टमैटिक एरर। हम ये सारे के सारे एरर किसी न किसी फिजिकल लॉ से गवर्न्ड है और इनके लिए हमारे पास इक्वेशंस अवेलेबल है। जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज की वजह से जो लेंथ में चेंज आता है या जितना एरर आता है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है। सिमिलरली कर्वेचर ऑफ अर्थ के लिए भी हमारे पास इक्वेशन है और रिफ्रैक्शन के लिए भी। तो इन एरर को हम फाइंड आउट करके, इनके जो लॉज हैं उनके हिसाब से इक्वेशंस डेवलप है हमारे पास, तो इनको फाइंड आउट करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सो लेट अस राइट डाउन values of these errors can be estimated through established relationships. एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप्स, तो जो हमारे पास एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप्स हैं उनके थ्रू हम इन वैल्यूज को हटा सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अभी समझ तो लिया है, मेंशन नहीं किया यहाँ पर, लिख लेते हैं द मैग्नीट्यूड इन नेचर, द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ दीज एरर्स, नेचर ऑफ दीज एरर्स is same under similar conditions, similar या identical conditions। कंडीशंस अगर चेंज नहीं हो रही हैं तो इनका नेचर और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, दैट विल बी सेम। ठीक है, सो दिस इज सिस्टमैटिक एरर और क्यूमुलेटिव एरर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अभी हमने क्या देखा, हमने दो तरह के एरर देखे हैं, एक तो ब्लंडर हो गया और एक हो गया सिस्टमैटिक एरर। नाउ सिस्टमैटिक एरर भी हम फाइंड कर सकते हैं और ब्लंडर भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये दोनों फाइंड कर लिया हमने, ब्लंडर भी फाइंड कर लिया, मिस्टेक्स भी फाइंड कर लिया और सिस्टमैटिक एरर भी फाइंड कर लिया। तो जो हमारा मेजरमेंट था इससे दोनों को हटा दिया, माइनस कर दिया, तो अब क्या हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई है? ट्रू वैल्यू तो फिर भी नहीं आएगी, फिर भी देयर विल बी सम एरर रिमेनिंग, कुछ ना कुछ एरर वो रह ही जाएगा। ठीक है, वो जो एरर होता है वो बहुत रैंडम नेचर का होता है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना एरर होगा, क्या होगा। कोई कोई फिजिकल लॉ नहीं है उसका, कोई रूल नहीं है, कोई एनवायरमेंट कंडीशन नहीं है, वो बस एरर होता है तो होता है। ठीक है, देयर विल बी सम एरर। तो आप अगर किसी मेजरमेंट से अगर आपने मिस्टेक्स और ब्लंडर्स को भी हटा दिया और सिस्टमैटिक एरर को भी हटा दिया, तब भी जो एरर रिमेनिंग रह जाएगा, बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नेक्स्ट वन रैंडम एरर। ठीक है, एक्सीडेंटल एरर और रैंडम एरर या कंपनसेटिंग एरर। नाउ एक्सीडेंटल एरर, ठीक है, रैंडम मतलब इसका नेचर या साइज कुछ भी हो सकता है, हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये कंपनसेटिंग होता है। जैसे आपने सपोज किसी एक मेजरमेंट में जो एरर आएगा वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने 100 मेजरमेंट्स लिए तो 100 मेजरमेंट्स में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप उनके पूरा ग्रुप को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये 100 मेजरमेंट्स लिए तो आप ये देख सकते हो कि पॉजिटिव भी लगभग उतनी होंगे, नेगेटिव भी उतनी होंगे, तो टोटल ओवरऑल सारे 100 मेजरमेंट्स का अगर आप समीशन देखोगे तो वहां पर एरर जीरो हो जाएंगे, है ना। सारे कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ऐसे अगर सबको आप कंबाइन कर दोगे तो वो एक दूसरे को काट देंगे और लगभग पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, इतने सबका लगभग जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो किसी एक एरर, किसी एक मेजरमेंट में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज सेट ऑफ अगर आप करते हो मेजरमेंट्स, तो उनके अंदर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उनका, उन सब में जो एरर्स जितने भी आए हैं उन सबको ऐड कर दो तो लगभग वो जीरो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। ठीक, तो दीज आर रैंडम इन नेचर, साइज और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, एंड दीज आर एक्सीडेंटल। ठीक है, तो इनके बारे में लिख लेते हैं। These are the errors
that remain after mistakes and systematic errors, have been removed. तो इनको अगर हम रिमूव भी कर देंगे मिस्टेक्स को और सिस्टमेटिक एरर्स को, उसके बाद भी जो एरर्स बचे रह जाएंगे, दीज आर कॉल्ड एज एक्सीडेंटल एरर्स। द नेचर एंड साइज कैसा होगा? रैंडम होगा। द नेचर एंड साइज ऑफ दीज एरर्स इज रैंडम। द नेचर एंड साइज ऑफ these errors is random। और ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। इनका जो पूरा ग्रुप होगा दैट विल फॉलो द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये जो एरर्स होते हैं ये फॉलो करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अगर इन सारे एरर्स को, जैसे अगर ग्रुप ऑफ एरर्स है, इन सबको अगर एनालाइज करना हो तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते हैं। और इनके लिए कर्व बनता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसको हम बोलते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप काफी बार देख चुके हो, सीपीएम पार्ट में भी आप देख चुके हो, आरसीसी में भी देख चुके हो। जब हम एफसी के कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यू ऑलरेडी नो, तो ये उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करते हैं एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है। तो लिख लेते हैं, दे फॉलो theory of probability and follow normal distribution curve। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करते हैं। तो ये तीन तरह के एरर हो गए। बेसिकली हमने क्या देखा, तीन तरह के एरर कौन कौन से थे? सबसे पहला था मिस्टेक्स या ब्लंडर्स, दूसरा था सिस्टमैटिक एरर और तीसरा था रैंडम एरर या एक्सीडेंटल एरर्स, ठीक है। तो अगर आपके मेजरमेंट में कोई भी एरर आया है तो दैट विल बी सम ऑफ दीस थ्री एरर्स ओनली, ठीक है। इन तीनों का समेशन होगा वो। चलिए आगे चलते हैं। आगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे जाने से पहले हम वेटेड ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। देखो, जब भी आप कभी मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो इट इज नॉट दैट यू आर डूइंग वन मेजरमेंट। किसी एक प्रोजेक्ट के लिए आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं, फील्ड के ऊपर भी, मैप के ऊपर भी, प्लान के ऊपर भी। तो जब फील्ड के ऊपर मेजरमेंट कर रहे हो, आप लेंथ, विड्थ, हाइट एंड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डिस्टेंसेस, सो मेनी एंगल्स यू आर मेजरिंग, तो उन सारे मेजरमेंट का जो प्रिसीजन होता है वो सेम नहीं होता। कई बार कुछ लेंथ्स को हम ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, जैसे इनवार टेप से, और कुछ कुछ डिस्टेंसेस को कई बार हम चेन से या फिर नॉर्मल टेप से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इन सबको आपस में समेशन करोगे या इन सबका देखोगे या कैलकुलेशंस करोगे, तो इन सब का वेट आप बराबर नहीं रखोगे। कुछ मेजरमेंट्स ऐसे हैं जो ज्यादा प्रिसाइज हैं बाकी मेजरमेंट से, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा। तो उसके लिए उनके प्रिसीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, कौन सा कम प्रिसाइज है, वेटेज दिया गया है। यानी अब आप ये समझ सकते हो कि जिस मेजरमेंट का ज्यादा वेटेज है, इसका मतलब वो उतने ज्यादा अच्छे प्रिसीजन से लिया गया है। तो वेटेज अगर हम डिसाइड कर रहे हैं, तो वेटेज अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो बेसिकली वेटेज डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे कि अगर आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा लिए, तो अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हो और फिर उनका एवरेज कर लेते हो किसी एक मेजरमेंट के लिए, तो वो जो पर्टिकुलर मेजरमेंट है उसका वेट उतना ज्यादा हो जाएगा। किसी एक मेजरमेंट के लिए आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम किए हैं, तो इससे सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि रैंडम एरर किसमें कम हो जाएंगे, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किए हैं। तो ज्यादा अगर ऑब्जर्वेशंस किए हैं, रैंडम एरर उतने ज्यादा कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। और जिसमें कम ऑब्जर्वेशंस किए हैं तो रैंडम एरर उसमें ज्यादा रहेंगे। तो जहां पर ज्यादा एरर है उसका वेटेज कम, और जहां पर कम एरर है उसका वेटेज ज्यादा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करता है। फिर कुछ साइड कंडीशंस हैं, जैसे कि हम अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि अगर जब हम मेजरमेंट ले रहे थे तो प्रॉपर विजिबिलिटी थी और साइट कंडीशंस काफी अच्छी थी,
तो फिर जो मेजरमेंट लिए गए होंगे तो हम ये सोच सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वहां पर ज्यादा प्रिसीजन के साथ, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट लिया गया है। और अगर वेदर कंडीशंस उतनी ज्यादा सही नहीं थी, लाइट प्रॉपर नहीं थी, बारिश हो रही थी, और वहां पर जो ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं तो वो ऑब्जर्वेशन उतने ज्यादा प्रिसाइज नहीं होंगे, उतने कम प्रिसाइज होंगे, तो इसका मतलब उनका वेटेज कम कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर दूसरी बात कि अगर हमने जो ऑब्जर्वेशंस लिए हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ वेरिएशन भी होगा, तो वेरिएंस, तो एरर्स अगर आपने 5-6 ऑब्जर्वेशंस किए, 5-6 ऑब्जर्वेशंस के लिए आपने वेरिएंस निकाला, वेरिएंस ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि वो ऑब्जर्वेशंस उतने ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उतने ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, तो हम वेटेज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएंस रखते हैं। यानी अगर ज्यादा वेरिएंस है तो वेटेज कम हो जाएगा क्योंकि वो कम प्रिसाइज है। ठीक है, तो इस तरह से हम वेटेज डिसाइड करते हैं। तो वेटेड ऑब्जर्वेशंस के बारे में लिख लेते हैं। वेट्स represent the relative precision, the relative precision of quantities in a set. In a set, ठीक है। नाउ एक चीज हम जानते हैं कि जितना ज्यादा प्रिसीजन होगा, तो ये जो वेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रिलेटिव प्रिसीजन को, रिलेटिव प्रिसीजन को मतलब अगर ज्यादा प्रिसीजन है तो वेट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, डेफिनेटली अगर ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है तो उसका वेट ज्यादा होगा। तो ग्रेटर द प्रिसीजन, greater the precision, more is the weight, greater the precision, more is the weight। और एक और पॉइंट है कि अगर आपने कई सारे ऑब्जर्वेशंस लिए हैं किसी एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उनका आपने वेरिएंस कैलकुलेट किया, अगर वेरिएंस ज्यादा आ रहा है यानी प्रिसीजन कम है, वेरिएंस ज्यादा आ रहा है यानी प्रिसीजन कम है, तो इसका मतलब वेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएशन, वेरिएंस। तो weight is generally taken as inversely proportional to variance. So we can write weight is inversely proportional to variance, right? तो अगर आप वेटेड ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हो, ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरह से वेट असाइन किए जाते हैं। नाउ अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर। थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर, थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये प्रेडिक्ट करने के काम आती है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के बारे में, एमपीवी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो मैंने ये बताया था कि अगर आपने कई सारे ऑब्जर्वेशंस किए हैं, क्वांटिटी को मेजर किया है, कई सारे ऑब्जर्वेशंस लिए उसके, और आप उन सेट ऑफ डाटा से ट्रू वैल्यू तक पहुंचना चाहते हो तो कभी नहीं पहुंच सकते, पर आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू तक पहुंच सकते हो। ट्रू वैल्यू तो हमें कभी पता नहीं चलेगी, लेकिन आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू तक पहुंच सकते हो। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो वैल्यू है जो कि जिसके चांसेस है ट्रू वैल्यू होने के सबसे ज्यादा, मोस्ट चांसेस है कि ट्रू वैल्यू होगी। तो हम जब हमारे पास ट्रू वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती, तो हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से काम चलाते हैं और हम ये मान लेते हैं कि यही है ट्रू वैल्यू। ठीक है, इट इज नॉट एक्चुअली द ट्रू वैल्यू बट दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और हम मान लेते हैं कि ये ट्रू वैल्यू है। अब ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। तो थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहती है पहले लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। Theory of least square states that the most probable value
states that the most probable value of a quantity from a set of observations is such that the sum of square of errors is minimum। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर। दिस इज द थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर कह रही है कि जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आएगी क्वांटिटी की, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसी क्वांटिटी की आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपने कई सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर रखे हैं। तो मान लो कोई क्वांटिटी थी और उसके कई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस किए, जैसे कि आपको कोई एक लेंथ मेजर करनी थी, तो आपने उसके लिए मेजरमेंट किया x1। ये वाला कलर शायद दिखाई ना दे, तो मैं दूसरा कलर यूज करूंगा। तो आपने उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कई सारे ऑब्जर्वेशंस किए, जैसे x1, x2, x3 एंड सो ऑन, है ना, xn तक आपने कई सारे ऑब्जर्वेशंस किए। और अभी आपको ये देखना है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ये कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स इज मिनिमम। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स इज मिनिमम। तो एरर कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ये तो आपने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, सो व्हाट विल बी द एरर। तो मान लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, लेट अस से मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज इक्वल टू x बार। अगर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपकी x बार आ रही है, तो पहली ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आएगा। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि ट्रू वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो व्हाट वी विल टेक, एरर कितना होगा x1 माइनस x बार। दूसरी ऑब्जर्वेशन में एरर कितना होगा x2 माइनस x बार। तीसरी में एरर होगा x3 माइनस x बार। तो ये इन सारी वैल्यूज के एरर्स हो जाएंगे। अब इन एरर का सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। तो ये सारे के सारे एरर आपने कैलकुलेट किए, इन सबका स्क्वायर किया और सम कर दिया, तो इसका जो समेशन आएगा वो मिनिमम होना चाहिए। तो मान लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स y है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर हमारे पास y है, तो y कितना हो जाएगा x1 माइनस x बार। x1 माइनस x बार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाले एरर का स्क्वायर, दूसरा वाला एरर हो गया x2 माइनस x बार का स्क्वायर, और ऐसे करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा xn माइनस x बार का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स। अब ये बोला गया है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इस तरह से आएगी कि ये वाली जो वैल्यू है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, दिस शुड बी मिनिमम। तो इसको मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, dy बाय dx बार कर देंगे, dy बाय dx बार कर दिया। तो dy बाय dx बार करेंगे तो हमें मिलेगा 2 x1 माइनस x बार प्लस 2 x2 माइनस x बार प्लस सो ऑन 2 xn माइनस x बार। अब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, दिस शुड बी जीरो। मिनिमम के लिए मिनिमम की कंडीशन क्या है, जीरो हो जाएगी। तो इन सबसे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो वो तो जीरो से डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा वहां पर। अब यहां पर अगर आप देखो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn आ जाएगा, और साथ में n टाइम्स माइनस x बार आ जाएगा। तो वी कैन राइट x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn माइनस n x बार इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप x बार कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय जीरो। तो ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गया इससे, थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉजिकली आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि आपने मिस्टेक्स और ब्लंडर्स हटा दिए, आपने सिस्टमेटिक एरर्स हटा दिए, वो तो हम हटा ही लेते हैं। फिर उसके बाद
जो थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर है उसको अगर अप्लाई करें तो क्या होगा कि अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपके पास बचे कौन से एरर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ रैंडम एरर्स बचे हैं। और रैंडम एरर्स के बारे में मैंने बताया था कि अगर आप कई सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हो तो वो कंपनसेटिंग होते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड होके कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अगर आपने कई सारे मेजरमेंट्स लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, सारे के सारे रैंडम एरर्स क्या हो गए, आपस में ऐड होके, कोई प्लस था कोई माइनस था, वो सारे ऐड होके जीरो हो गए। और जब आपने इसका एवरेज ले लिया तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल गई। तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। इसके ट्रू होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि आपने क्या किया कि सारे के सारे रैंडम एरर्स को भी अब हटा दिया है, ऑलमोस्ट जीरो हो गए रैंडम एरर्स भी। ठीक है, तो लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में आपको पता है कि रैंडम एरर्स का समेशन कर दिया जाए वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल गई। तो सीधी सीधी बात है कि अगर सारी की सारी क्वांटिटीज का यहां पर हमने कैसे लिए, वेटेज क्या था, सबका सबका वेटेज 1 था, है ना, इक्वल वेटेज था। तो इक्वल वेटेज की सारी क्वांटिटीज का अगर आप एवरेज ले लेते हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए आपको शायद याद होगा कॉलेज में जब हम रीडिंग्स लेते थे, ऑब्जर्वेशंस लेते थे, तो कभी भी एक एंगल लेना है या एक लेंथ लेनी है तो उसको बस एक बार नहीं लेते थे, हम 3-4 बार वो एंगल मेजर करते थे और उन सबका एवरेज ले लेते थे, सो दैट हमारे रैंडम एरर्स खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अभी तो हमने ये यूनिट वेट की क्वांटिटीज देखी थी कि सबका वेट 1 था, लेकिन अगर सबका वेट अलग अलग होगा तो क्या करेंगे। तो अगर सबका वेट अलग अलग है तो इसके लिए डेरिवेशन नहीं कर रहे, सेम डेरिवेशन है। जैसे x1 मेजरमेंट लिया पहला, x2 मेजरमेंट लिया दूसरा, x3 मेजरमेंट लिया तीसरा, एंड सो ऑन अप टू xn मेजरमेंट लिए। और इन सब का जो वेट है, इसका वेट है w1, इसका वेट है w2, इसका वेट है w3, एंड सो ऑन, इसका वेट आ गया wn। तो ये इन सबके वेट आ गए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए आप वेटेड एवरेज दे दोगे। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आएगी वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा इनका, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस अप टू wn xn, wn xn, ठीक है, होल अपॉन w1 प्लस w2 प्लस wn। so this is the weighted average, clear? so this is the most probable value। चलिए, थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर हो गया है। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू, कौन से एरर्स के लिए एप्लीकेबल है, अभी अभी देखा था हमने। सो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू एक्सीडेंटल एरर्स ओनली। ठीक है, ये सिर्फ एक्सीडेंटल एरर्स के लिए है। क्यूमुलेटिव एरर के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं तो उनसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये यूपीपीएससी 2003 का क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट अस सी। तो थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर, समेशन ऑफ एरर स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने क्या देखा था, सम ऑफ एरर स्क्वायर इज 0 देखा था या मिनिमम देखा था, सम ऑफ एरर स्क्वायर शुड बी मिनिमम। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन फिर से ही हो गई, समेशन ऑफ एरर स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम, करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Assertion and reason. The weight of a quantity indicates the relative precision of a quantity within a set of observations. तो weight of a quantity क्या represent कर रहा है, क्या indicate कर रहा है, relative precision। ठीक है, कितना कितना प्रिसीजन है, ज्यादा प्रिसीजन हो जाएगा तो ज्यादा वेट हो जाएगा, तो ये तो करेक्ट है, assertion is correct। रीजन देखते हैं। weight is generally taken as directly proportional to the variance of the standard error। तो हमने देखा था कि weight is actually inversely proportional to the variance। ठीक है, so this is wrong, the reason is wrong, so correct answer will be C। A is true but R is false। ठीक, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा, समझ में आया सब कुछ जो मैंने समझाया। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।